हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चेनिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोगों ने सारे जितने भी चेनिंग करने टाइम, जितने भी चेन सर्वे करने टाइम हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था एक एक करके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। कौन सा टॉपिक है हमारा? ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। तो देखो जब आप सर्वे करने के लिए ग्राउंड पे जाते हो तो पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा फेयरली ग्राउंड ही दिखाई पड़ेगा, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप सर्वे करने गए आप हमेशा आपको फेयरली लैंड मिले। फेयरली लैंड मिले तो बिल्कुल साफ सुथरा लैंड मिले आपको और आप चेन लगाओ और कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाओगे, जब आप नेचुरल ग्राउंड पे जाओगे तो वहां पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, नदी भी मिलेंगे, है ना। वहां पे आपको रिवर स्ट्रीम भी मिलेंगे, पॉन्ड भी मिलेगा, वेजिटेशन भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे, तो ये सारी कुछ आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उसका निदान करते हैं हम लोग, उसको ही देखेंगे हम लोग ऑब्स्टेकल इन चेनिंग में। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या ऑब्स्टेकल जो है वो आता है चेनिंग करने टाइम पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कि चेन लाइन में भी इंटरप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सिचुएशंस हैं जिनमें चेन लाइन आपको ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला है आपका व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब आप चेनिंग तो कर सकते हो लेकिन आपका विजन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी हिल पे चले गए, आप किसी पहाड़ पे सर्वे करने चले गए, तो क्या होगा वहां पे? क्या होगा देखो, मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे ये इस तरीके का आपके पास लैंड हो, ठीक है, आप यहां से इस प्रकार से जा सकते हो चेनिंग करते हुए, लेकिन आपको क्या है, आप अगर इस पॉइंट पे खड़ा हो, अगर आप इस पॉइंट पे खड़ा हो तो आपको ये वाला पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे खड़ा है तो क्या आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख पाएगा, है ना। तो उस केस में हम कैसे उसका ओवरकम करेंगे अभी और देखेंगे जब पूरा डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग। तो आप अभी पहले ये देख लो कि यहाँ पे क्या है, चेनिंग तो फ्री है, आप जा सकते हो, चेनिंग कर सकते हो, लेकिन आपका विजन ही क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है। आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिल आ गया या फिर कोई माउंटेन आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या आता है आपके पास? तो नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो है व्हेन चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। व्हेन चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। फॉर एग्जांपल क्या हो, जैसे अगर हम बात करें यहां पे तो क्या हो, एक कोई रिवर स्ट्रीम हो, ठीक है ना, कोई रिवर स्ट्रीम है, तो यहां पे क्या है, आप यहां पे खड़ा हो चेन लेकर के और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सर्वे करना है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन ड्यू टू रिवर आप इस तरफ नहीं जा सकते, है ना। रिवर के कारण आप इस तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रिवर आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो यहां पे क्या हो गया, चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। यहां पे चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब आप चेनिंग ही नहीं कर पा रहे हो, जबकि विजन इज फ्री। विजन है, दिख रहा है आपको, लेकिन आप चेनिंग नहीं कर पा रहे हो। किसके कारण? रिवर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन। नेक्स्ट कौन सा सिचुएशन आता है जब आपको जो है चेनिंग में प्रॉब्लम आती है? देखिए थर्ड जो सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब आपका चेनिंग और विजन दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। आपका चेनिंग भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पे तो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, आप यहां पे खड़ा हो और इस पॉइंट से आप सर्वे कर रहे हो, पॉइंट ए से करना कहां तक है? पॉइंट बी तक। तो ना ही आपको पॉइंट बी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे बिल्डिंग है, और ना ही आप चेनिंग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहां पे बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के कारण ना तो आप इस तरफ जा सकते हो, ना ही आप इस तरफ देख सकते हो। तो इस तरह के सिचुएशन को में क्या होता है कि आपका चेनिंग और विजन दोनों ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। चेनिंग और विजन आपका दोनों ही ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आया, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग जो हमारे पास हुआ, जो ऑब्स्टेकल इन चेनिंग हुआ, तो इसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे इसका निदान करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको। चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। सच अ प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ राइजिंग ग्राउंड और अ जंगल एरिया। क्या आ जाए, या तो आपका कोई राइजिंग ग्राउंड आ जाए या फिर कोई जंगल एरिया आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो आपका चेनिंग है वो इंटरप्ट हो जाता है। Here the end station are not intervisible। यहाँ पे इंड स्टेशन, जो स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस स्टेशन तक आपको जाना है, तो दोनों स्टेशन क्या होता है, इंटरविजिबल नहीं होता है, एक दूसरे को आप देख नहीं पाते हो। अब इसमें भी दो कंडीशंस आते हैं। देखो पहला कंडीशन क्या आता है, देयर में भी टू केसेस। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, केस 1, द इंड स्टेशन में बी विजिबल, द इंड स्टेशन में बी विजिबल सम फ्रॉम सम इंटरमीडिएट पॉइंट, फ्रॉम सम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द राइजिंग ग्राउंड। In this case, reciprocal ranging is resorted to
एंड द चेनिंग इज डन बाय द स्टेपिंग मेथड। देखिए यहां पे हम बात करते हैं, इसमें क्या है, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है। लेकिन अगर आप कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पे खड़ा हो जाओ तो आपको विजन भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं रहेगा। जैसे अगर आप यहां पे खड़ा थे, ठीक है, और आपको इस पॉइंट से चेनिंग करना था, और कहां तक करना था, आपका एंड पॉइंट कौन है, बी है एंड पॉइंट आपका, ठीक है, ये ए एंड पॉइंट है और ये आपका बी एंड पॉइंट है, आपको ए से बी तक चेनिंग करना है। लेकिन इस माउंटेन के कारण, सपोज करो एक हिल हमने ले लिया, एक हिल है, इस हिल के कारण आप बी पॉइंट को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, एक थर्ड पर्सन को लाया और इसको आपने कहाँ खड़ा करा दिया, यहाँ पे खड़ा करा दिया। ये थर्ड पर्सन है जो यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेकर के खड़ा हो गया। तो अब देखो इस थर्ड पर्सन को ए वाला पर्सन भी दिखाई पड़ेगा और ए वाला पॉइंट भी दिखाई पड़ेगा और बी वाला पॉइंट भी दिखाई पड़ेगा, है ना। इस थर्ड पर्सन को क्या होगा, ए पॉइंट भी दिखाई पड़ रहा होगा और बी पॉइंट भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस केस में जो आपका प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम क्या था कि आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। लेकिन आपने क्या किया, एक इंटरमीडिएट पॉइंट सर्च किया और उस इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप एक थर्ड पर्सन को खड़ा किए रेंजिंग रॉड लेकर के, और आपने इजिली यहां से चेनिंग कर लिया, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या था कि विजन आपका ऑब्स्ट्रक्टेड जरूर था लेकिन चेनिंग पॉसिबल था, लेकिन उसने आप विजन को कैसे ओवरकम कर लिया, आप एक इंटरमीडिएट पॉइंट को क्रिएट करके विजन को खत्म कर दिए, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट आपने खोज लिया और वहां से आपका विजन वाला जो प्रॉब्लम था उसको आपने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा कंडीशन क्या होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, केस 2। इस केस में क्या है, द इंड स्टेशन आर नॉट विजिबल। यहां पे इंड स्टेशन आर नॉट विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट। अगर आप इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी खड़ा हो जाओ तो आपके लिए इंड स्टेशन जो है वो विजिबल नहीं है, ठीक है ना। व्हेन अ जंगल एरिया कम्स अक्रॉस द चेन लाइन। कब होता है ऐसा, जब कोई जंगल एरिया आ जाए। कब होता है ऐसा, जब कोई जंगल एरिया आ जाए चेन लाइन के बीच में, ठीक है ना। इन दिस केस द ऑब्स्टेकल में भी क्रॉस्ड ओवर द यूजिंग रैंडम लाइन। अब देखो इसको कैसे ओवरकम करते हैं हम लोग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या हुआ, एक रैंडम एरिया था जिसका आप सर्वे कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या था, इस रैंडम एरिया में क्या था, जंगल है, ठीक है, बहुत घना जंगल है। और आप कहां खड़ा थे, आप खड़ा थे इस ए पॉइंट पे। आप कहां खड़े थे, इस ए पॉइंट पे खड़ा थे, और आपको यहां कोई बी पॉइंट है, यहां पे कोई बी पॉइंट है जिसका सर्वे करना था। लेकिन एक घना जंगल होने के कारण, एक घना जंगल होने के कारण आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप जा सकते हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको बी पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट पर्सन को भी खड़ा कर दो तो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, आपने एक रैंडम लाइन खींचा। सबसे पहले तो आपने क्या काम किया, आपने ए पॉइंट से सर्वे कर लिया आर पॉइंट तक। एक पॉइंट आपने यहाँ तक ले लिया, जहाँ तक आपको दिख रहा था वहाँ तक आपने एक पॉइंट चूज कर लिया। सपोज कर इसको मैंने आर नाम दे दिया, ठीक है। और एक यहाँ से एक बीच का एक पॉइंट और लिया आपने, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया। अब क्या काम किया, हमने एक रैंडम लाइन लिया और रैंडम लाइन उसी डायरेक्शन में लिया, ना कि इस डायरेक्शन में। जैसे हम एक यहाँ से रैंडम लाइन खींच रहे हैं, हमने क्या काम किया, यहाँ से एक रैंडम लाइन खींचा कुछ इस तरीके से। और ये रैंडम लाइन देखो हमने कहाँ खींच रहे हैं, इस रैंडम लाइन को हम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमको सर्वे करना था उसी डायरेक्शन में हमने रैंडम लाइन खींच दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक रैंडम लाइन है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑफसेट लिया, ये बी पॉइंट, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, और यहाँ पे आपने क्या काम किया, यहाँ पर एक आपने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट का मतलब समझ में आता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। ऑफसेट जब भी हम कह रहे हैं तो मतलब आपने एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, मतलब आपने यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक सेकेंड ऑफसेट लिया, यहाँ भी अगेन आपने एक 90 डिग्री का नाम पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो दो ऑफसेट आपने ले लिया। अब मैं जरा सा इसका नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूँ, एक यहाँ पे एक ऑफसेट आपने यहाँ भी ले लिया। अब मैं जरा सा इनका
नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, इन सारे पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P, ठीक है। चलो इस पॉइंट को मैं A और B बोल चुका हूँ, तो मेरे पास A B का ऑप्शन नहीं है, मैं इसको C बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, C पॉइंट बोल देता हूँ, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, C1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया और इसको D1 बोल दिया। अब इसको मैंने E बोल दिया और इसको E1 बोल दिया। अब हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हमको A पॉइंट से B पॉइंट का दूरी पता चल जाए, यही लक्ष्य है ना हमारा गोल यही है, ठीक है। हमारी मोटो यही है कि हम जब सर्वे कर रहे हैं तो हमको A पॉइंट से जो है B पॉइंट तक की दूरी पता चल जाए, यही चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें ज्योमेट्री का यूज करें तो क्या इस काम को हम कर सकते हैं? तो देखना जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। हमने कौन सा लिया, एक सिमिलर ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल P, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये वाला P D D1, और एक और ट्रायंगल हमने ले लिया। और ट्रायंगल कौन सा ले लिया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं और एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। जब आपको दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में प्रॉपर्टी निकालना होता है तो आपने एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, P C C1। तो एक तो ट्रायंगल आपने ले लिया P D D1 और एक ट्रायंगल आपने ले लिया P C C1, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में आप कैसे लगाते थे प्रॉपर्टी, याद करो, मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ आपको। कुछ इस टाइप से आपका ट्रायंगल होता था, एक बड़ा ट्रायंगल होता था, जैसे ए होता था ना, A B C, ठीक है, D और E। तो आप क्या करते थे, बड़ा वाला, ठीक है, जो आपको बड़ा वाला लेंथ होता था उसके साथ बड़ा वाला को डिवाइड कर देते थे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ तो AC बटा AB कहोगे, इक्वल टू क्या कहते थे, छोटा वाला, ठीक है। तो DE बटा DC कर लेते थे। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाते थे ना, याद करो। तो यहाँ पे भी हमने सेम प्रॉपर्टी का उपयोग किया, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप वहाँ सिमिलर ट्रायंगल में लेते थे, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DD1, देखो DD1 ये बड़ा वाला, DD1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, PD, इसके बाद साथ ये बड़ा वाला, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस बार ये वाला ले लेते हैं CC1 डिवाइडेड बाई क्या, PC डिवाइडेड बाई क्या, PC, ले सकते हैं ना, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे DD1 अपॉन PD और CC1 अपॉन PC। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं DD1 की। देखते चलना ध्यान से। तो DD1 क्या हो जाएगा, CC1 अपॉन PC और मल्टीप्लाइड PD, यही हो जाएगा ना DD1 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब हमको एक और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, अब हम इस वाले को ले लेते हैं PEE1, ये वाला PEE1, और फिर इसके साथ PCC1, ठीक है। जैसे हमने अभी लिया था ना PDD1 और PCC1, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं PEE1, ठीक है, और इसके साथ PCC1, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लिया फिर से, अब PEE1 और PCC1, प्रॉपर्टी लगा दिए सिमिलर ट्रायंगल वाला। क्या लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, EE1 डिवाइडेड बाई PE इक्वल टू क्या CC1 डिवाइडेड बाई PC। जरा सा फिर से डायग्राम पे आओ तो आपको समझ में आएगा। देखो EE1 है ना, डिवाइड बाई क्या होगा, PE, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या होगा CC1 और डिवाइडेड बाई PC, यही लिखा है ना, देखो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम EE1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, EE1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा CC1 डिवाइड बाई PC मल्टीप्लाइड बाई P, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को आपस में कर लिया हमने क्या, सॉल्व, ठीक है। तो अब जरा फिर से ध्यान से देखना,
हमारा गोल क्या था, हमारा गोल क्या था कि P even निकल जाए, यही है ना हमारा गोल, P even निकल जाए। ठीक है, तो देखो जरा सा, मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये P था, ये आपका E1 था, और ये आपका E पॉइंट था, और ये E पॉइंट क्या था, 90 डिग्री था, है ना। तो आपको क्या, आप क्या चाह रहे थे इस फिगर में, देखो कि P even निकल जाए, यही चाह रहे थे। तो P even निकालने के लिए देखो ट्रायंगल में जरा फिर से, तो P even निकालना है हमको, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं जरा बताना जरा, इसको निकालने के लिए अगर हम निकालना चाहें P even को, तो P even इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, P even टू क्या हो जाएगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ये कर्ण हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल क्या होता है, जो 90 डिग्री सामने होता है वो क्या होता है आपका कर्ण होता है, और जो एंगल के साथ में लगा होता है क्या होता है वो आपका बेस होता है, जो उसके सामने होता है क्या होता है लंब होता है। ठीक है, चलो तो मैं दिखाता हूँ आपको जरा सा निकाल करके इसका। तो यहाँ से हम P even निकालना चाहे तो P even क्या होगा, PE का स्क्वायर, यही होगा ना, PE का स्क्वायर। देखो मैं फिर से बोल दूं क्या, ये क्या है इसका हाइपोटेनस ही हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये आपका P1 का आर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बताओ, E1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, और रूट अंडर में आ जाएगा। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने यहाँ पे, सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया है हमने। तो PE का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर। अब जरा सा पीछे आ जाओ फिर से, देखो आपको E1 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप E1 की वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है, PE की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इजीली आपको क्या पता चल जाएगा, PE1 पता चल जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपको इस तरह का ऑब्स्टेकल आ जाए, यानी कि बीच में जब कभी भी अभी अगर आपको कोई जंगल मिल जाए, तो उस केस में जब आपको चेनिंग करना पड़े तो आप उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उस केस में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हम P1 को कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया अब यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, रब कर दे रहा हूँ मैं इसको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। अब हमारा पहला हो गया चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इसमें दो केसेस थे, दोनों हमने देख लिया। ठीक है, देखो ये वाला चीज़ था, मैंने अभी दिखाया आपको फिगर में बना करके। इसी तरीके से रैंडम लाइन हमने बनाया, इसको P1 को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बट, चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन फ्री। मैंने बताया था चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन फ्री हो, कब होता है, रिवर या पॉन्ड आ जाए। तो सच ए प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अ पॉन्ड और रिवर कम्स अक्रॉस द चेन लाइन। कब अराइज होता है, जब आपका पॉन्ड या रिवर आ जाए किसके, चेन लाइन के अक्रॉस। द सिचुएशन में बी टैकल्ड इन द फ्लोइंग वेज। तो सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं जरा आप देखो, ये कब होता है, जब आपका क्या हो जाए, एक पॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको अब रफ में कैसे इसको हम लोग शॉर्ट कम करते हैं। तो देखो जरा क्या हुआ, आप चेनिंग करने गए, आपको क्या मिल गया, एक पॉन्ड मिल गया। क्या मिल गया, एक पॉन्ड मिल गया। ठीक है ना, आप क्या कर रहे थे, आप क्या चाह रहे थे, आप पॉइंट कहाँ थे, आप ए पॉइंट, ठीक है, पे थे आप, और आपको बी पॉइंट तक जाना था, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि पॉन्ड है बीच में। ठीक है, तो दो तरीका है आपका। देखो पॉन्ड जनरली छोटा होता है इन विड्थ, ठीक है ना, या फिर लेंथ के कंपेरिजन, दोनों ही साइज में छोटा होता है। तो आपके पास तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, इसके क्रॉस चले जाइए, यानी कि आप ऐसे ना जा रहे हैं तो आप ऐसे चले जाइए। ठीक है, तो आप क्या किए, आप यहाँ पे एक ऑफसेट ले लिए, आपने एक सी पॉइंट बनाया, यहाँ आपने क्या किया, एक सी पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, और आप इस सी पॉइंट से क्या किए, एक ऑफसेट निकाल दिए। ऑफसेट का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एक 90 डिग्री पर आपने लाइन खींच दिया।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पॉइंट लिया, ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने सपोज को एक डी पॉइंट ले लिया, यहाँ से भी आपने एक ऑफसेट निकाल दिया, ठीक है। ऑफसेट मतलब फिर से यहाँ पे आपने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी। अब फिर आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रेंजर, रेंजर की मदद से आपने इस लाइन को आपस में मिला दिया, आपने इस लाइन को आपस में मिला दिया। तो जरा ये लाइन क्या है, सी है, मैंने इसको नाम दे दिया C1 और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, D1, इसको मैंने क्या बोल दिया, D1 बोल दिया, ठीक है। तो अगर हमको C और D चाहिए, C से D के बीच का डिस्टेंस चाहिए, देखो क्लियरली, अगर आपको C से D के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो देखना फिगर में जो CD है, जो आपका CD है वो आपको क्लियरली दिख रहा है पिक्चर में, वो किसके बराबर है, C1 D1 के बराबर है कि नहीं है। जो CD है आपका वो किसके बराबर, C1 D1 के बराबर है कि नहीं है ना। तो आप बेशक यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, आप इस पॉइंट से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसके दूसरे पॉइंट से आप गए, ठीक है, दूसरे पॉइंट से जाकर के आपने इस डिस्टेंस को निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आप CD को नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपने C1 D1 को फाइंड आउट कर लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि CD इजिकल टू C1 इंटू C1 D1 के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर है CD C1 D1 के बराबर है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपको क्या हो जाए, विजन तो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो लेकिन चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड हो उस केस में। दूसरा कंडीशन, इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, आपका पॉन्ड है, ये आपका पॉन्ड था, ठीक है, आपने क्या काम किया, आपने एक ऑफसेट यहाँ लिया 90 डिग्री से, एक लाइन खींचा आपने, ये कोई ए पॉइंट था, ये कोई बी पॉइंट तक आपको जाना था, ये पॉइंट सी है, यहाँ से आपने एक ऑफसेट क्रिएट किया और फिर क्या किया आपने, इस ऑफसेट को यहाँ एक डी पॉइंट पे इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, इस तरीके से आपने मिला दिया। तो देखो आपको क्या चाहिए, CD चाहिए, आपको CD चाहिए ना, तो CD कैसे निकाल सकते हैं आप, इसको मैं नाम दे देता हूँ E, ठीक है, इसको मैं E नाम दे दिया। तो CD आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए, कैसे लगाइएगा, ED का स्क्वायर और माइनस के EC का स्क्वायर, बोल सकते हैं अंडर रूट। तो आप CD की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप CD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर आप चाहो तो सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो, और दोनों तरफ ऑफसेट ले लो, दोनों तरफ ऑफसेट ले लो, फिर ऑफसेट लेकर के आप ये कह सकते हो कि CD बराबर C1 D1। अगर आप ऑफसेट नहीं लेना चाहते दोनों साइड, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे आपको इजी पड़े साइड पे, जिस तरीके से आप साइड पे आपको आसानी हो निकालने में, आप दोनों ही तरीका लगा करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा केस, इसी में ये तो पॉइंट वाला सिचुएशन हो गया, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते थे वैल्यू। अब इसमें केस 1, व्हेन पॉइंट इज इंटरप्टेड द चेन लाइन इज पॉसिबल टू गो अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन, जब चेन ऑब्स्ट्रक्टेड हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप पॉइंट है तो उसके दूसरी तरफ से जाकर के आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस 2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे केस 2 की बात कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू गो अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन, समटाइम क्या है कि आपको पॉसिबल नहीं हो कि आप ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड जा सकें। कब अगर हम बात करें इसी चीज का, एक सेकेंड, क्या हो जाए जब अगर अब यहां पे पॉन्ड ना हो करके एक रिवर आ जाए, तो रिवर जो है, रिवर का एक साइड जब शुरू होती है तो दूसरा साइड तो काफी डिस्टेंस के बाद जाके खत्म होती है, पॉन्ड तो तुरंत ही खत्म हो जाता है, तब तो आप उसके आराम से दूसरे राउंड चले गए और आपने जो है वो निकाल लिया, डिस्टेंस मेजर कर लिया आपने। लेकिन आप यहाँ पे खड़ा थे, ठीक है, यहाँ तक का आपको रीडिंग लेना था, तो क्या रिवर तो काफ़ी लंबी होती है,
25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक होती है, तो आप उतना तो नहीं जाओगे ना रीडिंग उठाने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो जब आपका क्या हो, आप गो अराउंड मतलब दूसरे तरफ से जाकर के भी आप रीडिंग को नहीं ले पा रहे, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं जरा देखना ध्यान से। आपको क्या करना था, आपका गोल क्या है कि आप इस पॉइंट तक का वैल्यू निकाल लो। कोई भी आपका एक व्यू पॉइंट है, यहाँ की आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या काम किया, आप इस पॉइंट पे क्या किए, आपने इस पॉइंट पे क्या किया, ऑप्टिकल स्क्वायर लगाया, ठीक है। आपने इस पॉइंट पे ऑप्टिकल स्क्वायर लगाया और उस ऑप्टिकल स्क्वायर से आपने एक सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल निकाल लिया दूसरे तरफ, इस तरफ आकर के रिवर के, ऐसे ना आकर के आप सीधे ऐसे क्रॉस करके बाय द हेल्प ऑफ बोट आपने इस सी पॉइंट पे ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से एक लाइन खींच दिया 90 डिग्री का। इस सी पॉइंट है आपका, आपने इस सी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का लाइन खींच लिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, फिर से यहाँ पे ऑप्टिकल स्क्वायर लगाया, इस सी पॉइंट पे फिर से आपने ऑप्टिकल स्क्वायर लगाया और इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का लाइन और आपने खींचा, ऑफसेट बनाया, ठीक है। आपने एक 90 डिग्री का ऑफसेट यहाँ से फिर खींच लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला मैंने क्या किया, यहाँ ऑप्टिकल स्क्वायर लगाया और यहाँ से यहाँ के एक 90 डिग्री एंगल ले ली, 90 डिग्री का एक लाइन खींच दिया यहाँ पे लगा करके, ठीक है। फिर यहाँ से लगा करके ऑफसेट मैंने यहाँ के लिए एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया। अब फिर क्या किया हमने, इसी लाइन को और आगे बढ़ा दिया और अगेन ऑप्टिकल स्क्वायर लगा करके यहाँ से एक और लाइन खींच दिया हमने 90 डिग्री पे। अब जरा मैं इनका नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने इसको क्या बोला, इसको हमने ए बोला, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट, इसको मैंने डी बोल दिया और इसको मैंने ई बोल दिया। यहाँ पे भी अब क्या कर रहे हैं, हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके बराबर है, एंगल डी ई बी के बराबर है, एंगल डी ई बी के बराबर है। और कितने बराबर है दोनों, 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो जरा ट्रायंगल का रूल याद करो, एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट जरा याद करो, इस तरीके से पढ़े थे ना कि जब ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो तो ये लेंथ बराबर होता है, पढ़े थे वाला रूल, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब ये एंगल बराबर तो क्या होगा, बी डी, देखना ध्यान से, बी डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। अब बी डी किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको ए से बी की दूरी चाहिए। और बी डी जब आपका बी सी के बराबर आ गया और ये डिस्टेंस आपको पता है तो आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन था आपके पास कि उसमें क्या हो गया आपका, जब रिवर के आने के कारण आप गो अराउंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, दूसरे तरफ से आप जा नहीं सकते थे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड। चेनिंग और विजन क्या है आपका, दोनों के दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो चेनिंग और विजन जब आपका दोनों ऑब्स्ट्रक्टेड हो, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या केस आ रहा है, यहाँ पे केस आ रहा है कि आपके पास एक बिल्डिंग आ गया है, अभी बिल्डिंग आ जाने के कारण, ये बिल्डिंग आ जाने के कारण ना तो आप चेनिंग कर पा रहे हो और ना ही आप विजन देख पा रहे हो, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप देख भी नहीं पा रहे हो। किसके कारण, इस बिल्डिंग के कारण। ये बिल्डिंग बीच में आ गई, इस कारण ये सिचुएशन आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, हमने क्या किया, ये लाइन हमने खींचा, ठीक है, और ये ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था। पॉन्ड वाला कंडीशन याद करो, अभी हमने जैसे पॉन्ड में काम किया था, क्या किया था हमने, एक परपेंडिकुलर खींच लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं हम, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले जो हमने पॉन्ड में किया था,
ठीक है। यहाँ पे एक ऑफसेट ले लिए हम 90 डिग्री का मतलब लाइन खींच दी है एक 90 डिग्री पे, ठीक है। इसको नाम हमने दे दिया C, ये हो गया हमारा C1, ठीक है। फिर अगेन एक लाइन हमने खींच दिया D, एक और ऑफसेट लिया 90 डिग्री पर एक और लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। अब एक तो बिल्डिंग के एक साइड में किया, अब दूसरे साइड में हम जाते हैं बिल्डिंग के, ठीक है। दूसरे साइड पे बिल्डिंग के एक ई पॉइंट पे हमने ऑफसेट लेकर के यानी कि 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया, और दूसरा ऑफसेट हमने एक और ले लिया एफ, ये भी 90 डिग्री पे एक लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया E1 और ये होगा हमारा F1 और ये हमारा D1 हो गया। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम इनको आपस में मिलाने वाले हैं। दो ऑफसेट हो गया हमारे पास दोनों साइड, अब दोनों को आपस में मिला देंगे। देखो जरा ध्यान से, ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब जरा याद करो पॉन्ड वाला केस, पॉन्ड वाला केस याद करो जो हमने अभी पॉन्ड वाला केस पढ़ा था। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमको DE पता चल जाए, हमको D से E की वैल्यू पता चल जाए। तो देखो यहाँ पर जरा क्लियरली, दोनों साइड आपने ऑफसेट लिया है, दोनों ही साइड आपने ऑफसेट लिया है और दोनों 90 डिग्री पे है लाइन, ठीक है ना। तो इसको मिलाने वाली लाइन भी 90 डिग्री पे मिली, मतलब 90 डिग्री पे मिली हुई लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो वैल्यू DE की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, DE1 की होगी। जो वैल्यू DE की होगी वही वैल्यू DE1 की होगी, है ना। तो आप आसानी से ये चेन एज वैल्यू निकाल सकते हो, चेन का लेंथ आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, आप कह सकते हो कि जो वैल्यू DE की होगी, सॉरी D1 E1 की होगी, ठीक है, वही वैल्यू D1 E1 की होगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया था, ये जो वैल्यू आपकी DE की होगी वही वैल्यू आपकी D1 E1 की होगी। क्लियरली क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया। तो तीनों ही केस हमने यहाँ पे देख लिया ऑब्स्ट्रक्शन का, कि जब आपका चेनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो तीनों ही केस आपको हमने यहाँ पे समझा दिया कि कैसे करके आप चेनिंग का ऑब्स्ट्रक्शन को हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देख लो यही चीज था यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर एंड मिस्टेक्स इन चेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एरर एंड मिस्टेक्स इन चेनिंग। जब आप चेनिंग कर रहे होते हो तो क्या होता है, समटाइम्स कुछ एरर आ जाते हैं नेचुरली, कुछ एरर जो होता है मैन मेड होता है, ठीक है ना। कुछ क्या होता है, चेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वही गड़बड़ होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि एरर क्या क्या आता है, क्या क्या मिस्टेक होता है, किसको कैसे शॉर्ट कम करना है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपका प्रिसीजन, प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूज्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। जो आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखते हो किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट रीडिंग द वैल्यू करेक्टली स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। देखो दो चीजें होती है, एक तो प्रिसीजन होता है, दूसरा एक्यूरेसी होती है। तो प्रिसीजन क्या होता है, जब कोई चीज आप मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, तो जब कोई भी डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हो तो आप उसमें की वैल्यू को कितना प्रिसाइज लेकर के आ पाते हो, मतलब कितना क्लोज टू द ट्रू वैल्यू को लेकर के आते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, जब आप बार बार प्रयास करते हो, बार बार प्रयास करते हो और कहते हैं ना कि एक्यूरेट है, मतलब बार बार आप प्रयास करके एक सही वैल्यू लाने की कोशिश करते हो, एक ट्रू वैल्यू लाने की कोशिश करते हो। देखो नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा एक्यूरेसी है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड द मेजरमेंट इज मोर टू द करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना, कॉल्ड मोर एक्यूरेट। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रिसीजन तो क्या है, जो आप वैल्यू एक्यूरेसी के कारण ला पाते हो, जो वैल्यू आप एक्यूरेसी के कारण यानी बार बार प्रयास करके जो आप वैल्यू लाते हो एक्यूरेसी के कारण, दैट इज द प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, आपने एक बार प्रयास किया, बिल्कुल हिट कर दिया स्ट्राइक, मतलब जहां तक आपको वैल्यू लानी थी उसी वैल्यू को आपने एक साथ में गेन कर लिया, दैट इज द एक्यूरेसी। फिर होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू द एग्जैक्ट वैल्यू, द एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जो भी करेक्ट वैल्यू है क्वांटिटी की, दैट इज द ट्रू वैल्यू। देन होता है आपका ट्रू एरर, जो डिफरेंस होता है किसका, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू का एंड मेजर्ड वैल्यू का, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू एरर। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू एरर बोल देते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर का। सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा सोर्स है जिससे एरर आती है। तो सबसे पहला आपका है इंस्ट्रूमेंटल। सबसे पहला सोर्स क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल। जैसे आप चेन यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी में फॉल्ट है, ठीक है, या उसका लिंक सही से नहीं, या उसका लिंक मुड़ा हुआ है, या उसका लिंक जो है वो सही से बना हुआ नहीं था,
या फिर आप जो टेप यूज कर रहे हो उसी में एरर है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो मेजरमेंट के टाइम पे आप उसको खत्म नहीं कर पाओगे अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो, क्योंकि वो गलती किसके कारण आ रही है, इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही है। देन आता है पर्सनल एरर। ये एरर क्यों होता है, जब आप क्या करते हो या तो रीडिंग में या फिर राइटिंग में, मेजरमेंट जब आप रीड कर रहे होते हो या फिर आप राइट कर रहे हो, तो जब आप मेजरमेंट लेने के बाद उसको राइट कर रहे होते हो फील्ड बुक पे, ठीक है, तो आपने क्या किया, या आपने उसको गलत राइट कर दिया, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, वो पर्सनल एरर के कारण होता है। जो भी मैन पावर उसमें इन्वॉल्व है उस सर्वे को करने में और उसके गलती के कारण अगर आपके काम में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, आपके सर्वे में एरर आ रहा है, दैट इज द पर्सनल एरर। क्यों, जब वो रीड करने में या फिर लिखने में गलती कर देता है। देन होता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर कब आता है, जब नेचर के कारण, किसके कारण, नेचर के कारण आ जाए। कब, जैसे आप बाहर सर्वे करने गए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आपका जो चेन है वो क्या हो गया, इलोंगेट हो गया कुछ mm से, ठीक है, अभी देखेंगे भी हम लोग टेप करेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब, तो कुछ mm के कारण क्या हो गया, वो इलोंगेट कर गया, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एरर आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल है, वो नेचुरल है, ठीक है ना। तो नेचर का टेम्परेचर, मतलब आप जब ग्राउंड पे गए तो टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया तो आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, तो वो एरर आ जाती है। समटाइम्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी आ गई, तो ह्यूमिडिटी आ गया तो श्रिंकेज हो जाता है चेन टेप में आपका। मैंने टेप जब आपको पढ़ाया था तो याद करो, जब क्लोथ टेप मैंने बताया था तो बताया था कि ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, इसमें श्रिंकेज आ जाता है। तो एक तो वो दूसरा होता है आपका श्रिंकेज आ गया, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बिंड हो गया, बिंड के कारण क्या हुआ, वो आपको जो आप रीडिंग ले रहे थे तो चेन आपका डिफ्लेक्ट कर गया एक्चुअल पोजीशन से, तो भी एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकल अट्रैक्शन एंड डिक्लाइनेशन। ये क्या होता है, जब आप कंपास सर्वे पढ़ोगे तो कंपास सर्वे जब आप कर रहे होते हो तो कंपास में बेसिकली क्या लगा रहता है, मैग्नेट लगा रहता है। तो कोई सोर्सेज ऐसा है, ठीक है, कहीं कहीं पे जैसे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की जो वैल्यू होती है नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, या फिर आप इक्वेटर के आसपास जाते हो तो चीज़ें वेरी करती है ना, या फिर कोई ऐसा सोर्स वहाँ पे आसपास कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो जिसके कारण क्या आपका मैग्नेटिक वैल्यू जो है, जो एंगल है वो चेंज हो जाती है, तो उसको लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सब नेचुरल एरर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरर इन मिस्टेक्स में, हम लोग बात करते हैं एरर इन चेनिंग इज मे बी कॉज ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड पुल, डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट etc। दे मे बी आइदर क्या होगा, या तो कंपनसेटिंग एरर होगा या फिर आपका क्यूमुलेटिव एरर होगा। कंपनसेटिंग एरर किसको कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप का एरर आता हो, ठीक है ना। तो कुछ एरर पॉजिटिव आया, कुछ एरर नेगेटिव आया, आपस में मिलकर दोनों कंपनसेट कर गए और इक्वल रह गया, ठीक है ना। कुछ होता है क्यूमुलेटिव एरर होता है जो कि जुड़ते जाता है, ठीक है, एक गलती आपने किया, दूसरा गलती किया, वो दोनों सब सम होते चला गया, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम बोल देते हैं क्यूमुलेटिव एरर, जो कि नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव एरर, जो कि सम होते चला जाता है। कंपनसेटिंग एरर क्या आता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है और आपस में कंपनसेट हो जाता है। तो देखो कंपनसेटिंग एरर को मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनसेटिंग एरर विच में अकर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में अकर होता है ये, दैट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड विच फाइनली टेंड टू कंपनसेट आर नोन एज कंपनसेटिंग एरर। दिस एरर डू नॉट अफेक्ट सर्वे वर्क। क्यों, क्योंकि कुछ पॉजिटिव एरर आया था, कुछ नेगेटिव एरर आया था, दोनों आपस में मिलकर कंपनसेट हो गए, तो आपके सर्वे वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सीरियसली। सच एरर में भी काउज्ड बाय, किसके कारण होता है, इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ द चेन। अगर आपने चेन को इनकरेक्ट होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, आप सही तरीके से होल्ड नहीं किए, कोई लिंक है जो पूरे तरीके से खुली नहीं है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑफ स्टेप नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन्ड ड्यूरिंग द स्टेपिंग ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर मेजरमेंट करने टाइम पे आप क्या करते हो, आप एक पेसिंग होता था ना, जिसमें आप किसके हेल्प से, आप जो पेस की मदद से, मतलब पैदल चल के आप काउंट करते थे। तो उसमें जब कभी कभी आप क्या होता है कि आप स्टेप कर रहे होते हो तो कहीं आपको अंडुलेटेड ग्राउंड मिलता है, मतलब उबड़ खाबड़ जमीन मिलती है, तो आप वहाँ पे क्या होता है, स्टेपिंग आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, उसके कारण। तीसरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द चेन और टेप नॉट बीइंग यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इट्स लेंथ, ठीक है ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे एक लिंक है, दूसरा लिंक है, फिर तीसरा लिंक है, तीनों का सबका लिंक जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं हो तो भी आपका एरर आ जाता है। नेक्स्ट, इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल विथ चेन एंड टेप। अगर आप राइट एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो किसके हेल्प से, चेन और टेप की मदद से, तो आपको एरर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव एरर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अब हम लोग, क्यूमुलेटिव एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव एरर्स, ये एरर कब होता है, अगर इन द सेम डायरेक्शन, जब आपका सेम डायरेक्शन में एरर अकर हो रहा, ठीक है ना। जैसे आपने एक बार क्या किया, चेन जैसे लिया आपने, ठीक है ना, तो चेन का लेंथ या तो शॉर्ट था या तो लॉन्ग था, और फिर आप उससे मेजरमेंट करते चले गए। तो अगर शॉर्ट होगा
तो आप ज़्यादा मेजर कर दोगे, अगर लॉन्ग होगा तो आप कम मेजर कर दोगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो तो आप जो भी गलती होगी वो एक ही डायरेक्शन में सम होते चली जाएगी, ठीक है ना। तो कंपनसेटिंग क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, एरर विच में अकर इन द सेम डायरेक्शन एंड विच फाइनली टेंड टू एक्यूमुलेट आर सेड टू बी क्यूमुलेटिव, दे सीरियसली अफेक्ट द एक्यूरेसी। ऑब्वियस सी बात है कि ये सीरियसली अफेक्ट कर देगा आपकी एक्यूरेसी को, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में अगर आप एरर करते चले जा रहे हो तो एट द एंड बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी ऑफ द वर्क एंड प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, ये लेंथ ऑफ द लाइन के प्रोपोर्शनल होती है। द एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर। व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज मोर देन द, जब सपोज करो आपको 30 मीटर मेजर करना था, ठीक है ना, बट एक्चुअल में आपने कितना मेजर कर दिया, 30.5 मीटर मेजर कर दिया है, तो उस केस में क्या कहेंगे हम, व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज मोर देन द एक्चुअल लेंथ, दैट इज द आपका पॉजिटिव एरर। तो एक चीज आप यहां से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो, एरर पॉजिटिव करेक्शन नेगेटिव, एरर पॉजिटिव देन करेक्शन इज नेगेटिव। इस चीज को बिल्कुल आपने माइंड में फिट कर लो। अभी हम लोग चेन का डिफरेंट करेक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम बार बार पॉजिटिव नेगेटिव का टर्म यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत करना। अभी से कॉन्सेप्ट बना लो कि जब एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगा, जब एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में अपने फिक्स कर लो अभी से ही, ठीक है ना। आगे आप बहुत कंफ्यूज करोगे, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एरर पॉजिटिव देन करेक्शन नेगेटिव, करेक्शन एरर नेगेटिव देन करेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। द एरर सेड टू बी पॉजिटिव सच एरर अकर ड्यू टू, क्यों, द लेंथ ऑफ द चेन और टेप बिंग शॉर्टर, ठीक है ना। मैंने बताया आपका कि अगर आपका चेन का लेंथ जो है शॉर्टर रहे, छोटा हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने एक टेप लिया, ठीक है, आपने क्या किया, इतना लेंथ आपको मेजर करना था ए से बी का, ठीक है, और आपने एक टेप लिया, जो टेप एक्चुअल में क्या थी, छोटा थी लेंथ में, ठीक है ना, 10 मीटर की जगह 9.8 मीटर थी वो, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है आपका, 20 मीटर है एक्चुअल में, एक्चुअल लेंथ 20 मीटर है। तो वो छोटा होने के कारण क्या होगा, वो आपका ज़्यादा मेजर कर देगी ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे थे। द लेंथ ऑफ चेन और टेप बिंग शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ इज मोर, ठीक है। स्लोप करेक्शन नॉट बिंग अप्लाइड, अगर आपने स्लोप करेक्शन अप्लाइड नहीं किया, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे क्या था, ये कुछ इस तरह का लाइन था, ठीक है, आपको मेजर करना था ए से बी, लेकिन आप ए से बी में जा नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई वाला लाइन था। तो आपने कैसे मेजर कर दिया, यहाँ से यहाँ मेजर कर दिया ए से सी। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ए सी इज ग्रेटर देन होगी किससे, ए बी से, ठीक है। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे स्लोप करेक्शन तो हाँ समझेंगे इसको और डिटेल में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, करेक्शन फॉर सैग नॉट बिंग मेड, सैगिंग हुआ, आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। शॉर्ट सैग का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ आपको एक बार। क्या होता है, आप जब एक चेन लेते हो, ठीक है ना, तो चेन की लंबाई है, लेकिन ड्यू टू द वेट ऑफ चेन क्या होती है, हल्की से झुक जाती है, इसे वेट के कारण वो नीचे झुक जाती है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल लेंथ था वो क्या हो गया, कम हो गया ना अब, ठीक है। तो इसको सैग बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी सैग को डिटेल में। और नेक्स्ट, मेजरमेंट बिंग टेकन विथ फॉल्टी अलाइनमेंट, आपने अलाइनमेंट ही सही नहीं किया और फॉल्टी अलाइनमेंट आपने मेजरमेंट कर दिया, तो भी आपका गलती हो जाएगा। मेजरमेंट बिंग टेकन इन हाई विंड्स विद द टेप इन सस्पेंशन, आपने टेप से कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और हाई विंड चल रही है, मतलब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो भी आपका क्या है, वो जो आपका मेजरमेंट है वो वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव एरर की। पॉजिटिव एरर हो गया, नेगेटिव एरर की बात करते हैं। तो नेगेटिव एरर क्या क्या होता है, व्हेन द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ, जब आपने जो लाइन का लेंथ मेजर किया है वो एक्चुअली लेस है किससे, मेजर्ड लेंथ है, ठीक है ना। दैट व्हेन द चेन इज टू लॉन्ग, चेन क्या हो जाए, लंबा हो जाए, ठीक है ना। तो आप पहले ही पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनी तक, डिस्टेंस जो आप मेजर करो, अगर आपने चेन का लंबा कर दिया तो आपको सपोज करो 10.2 का मीटर का चेन आपका हो चुका है और आपको 20 मिनट लेंथ मेजर करना है, तो आप तो 19.6 है वहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा चेनिंग, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट लेंथ मेजर कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह की एरर क्या हुआ, नेगेटिव एरर हुआ ना, जोड़ना पड़ रहा है आपको। तो करेक्शन कैसा है यहाँ पे, देखो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। व्हेन द चेन इज टू लॉन्ग द मिरर इज सेड टू बी नेगेटिव, दिस एरर अकर व्हेन द
लेंथ ऑफ द चेन और टेप इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड लेंथ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस किस कारण से? द ओपनिंग ऑफ द रिंग जॉइंट, आपने जो चेन लिया था, चेन में याद करो जब मैंने आपको मेट्रिक चेन पढ़ाया था तो उसमें रिंग होता है, सपोज करो रिंग इलोंगेट कर गया है, खुल गया है, तो चेन का लेंथ बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। द ओपनिंग ऑफ द रिंग जॉइंट, द अप्लाइड पुल बिंग मच ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पुल, जो आपने जितना आपको खींचना चाहिए था उससे ज़्यादा पुल लगाकर आपने ज़्यादा उसको ताकत लगाकर खींच रहे हो तो भी वो इलोंगेट कर जाएगा चेन आपका, ठीक है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट बिंग मच हाइयर देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है? इलोंगेशन आ जाता है। वेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रिंग्स, जो कनेक्टिंग रिंग्स है वो उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ द लिंक ड्यू टू द हेवी पुल, जो आपका लिंक है वही इलोंगेट कर गया है, किसके कारण? ज़्यादा तेजी से खींचने के कारण, ज़्यादा ताकत से खींचने के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है ना। मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो एरर अकरिंग ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द चेनमैन, किसके कारण? अगर चेनमैन के केयरलेसनेस के कारण कोई एरर आ रही है, चेयरमैन के केयरलेसनेस के कारण कोई एरर आती है, दैट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टेक्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द फ्यू कॉमन मिस्टेक्स। कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो, एरो का मैंने बताया था आपको जब आपको चेनिंग पढ़ाया था, चेनिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एरो क्या होता है? एरो जब आपका एक चेन का लेंथ खत्म हो जाता है वहां पे आप एरो लगा देते हो, है ना, वहां पे आप एरो लगाते हो। वन एन एरो इज विथड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग द चेनिंग। अब क्या हुआ, जो आपका पर्सन था, जो आपका साथ चेनमैन था, जो चेनिंग कर रहा था, उसने गलती से एक एरो को अपने जगह से डिस्प्लेस करा दिया, मतलब हटा दिया, या फिर गलती से वो हट गया कहीं पे जहां पे लगाया था उससे, तो क्या होगा? अब आपका पूरा पोजीशन ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, आपका रीडिंग अगेन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, ये फुल चेन लेंथ में भी ओमिटेड और एडेड, ठीक है ना। अब जैसे क्या हुआ कि एक आध एरो लास्ट का हटा दिया या स्टार्टिंग का एक एरो खत्म हो गया, तो उस केस में क्या होगा? एक पूरा चेन लेंथ ही खत्म हो गया ना आपका, पूरा एक चेन लेंथ ही खत्म हो गया। तो जब आप लास्ट में काउंट करोगे पूरे चेन, सपोज करो आपने टोटल 7 चेन मेजर किया और एरो गड़बड़ होने के कारण एक चेन आपका मिसिंग हो गया, तो आपने तो 6 चेन को काउंट किया, तो पूरा का पूरा एक चेन ही ओमिट कर गया, तो उसमें गलती हो जाती है। ये सब गलतियां क्यों होती है? ह्यूमन एरर है ये सब, ठीक है ना। जब आप ग्राउंड पे सर्वे करते हो तो कुछ ह्यूमन एरर आती है ये सब, ठीक है ना। ये रीडिंग में भी टेकन फ्रॉम द रॉन्ग एंड, ठीक है। आपने सपोज करो कि जिस एंड से आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया था उसके उल्टा तरफ से वो रीडिंग लेना शुरू कर दे, तो भी ये गलती हो जाती है। दिस हैपेंस व्हेन द ट्रूथ ऑफ द टेल इज नॉट विदाउट ऑब्जर्विंग द सेंट्रल टैली, ठीक है। जब आपका टैली है उसमें जो है कुछ फॉल्टिंग आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ देखो गलतियां होती है, जैसे कहीं कभी क्या होता है आप 6 को 9 रीड कर लेते हो, क्योंकि 6 और 9 सिमिलर जैसा लगता है देखने में, या कभी उल्टा पड़ा हुआ हो तो 6 जो है 9 जैसा दिखता है और 9 6 जैसा दिखता है, तो उसमें गलतियां हो जाती है। और कैसे गलती होती है? जैसे कहीं पे क्या लिखा हुआ, 50.2 लिखा हुआ है, 50.2 लिखा हुआ है, जब किसी ने प्रोनाउंसिएशन किया, ठीक है, जब कोई बोला, ठीक है, सामने वाले को समझने में गलती हो गई, पॉइंट नहीं सुन पाया वो कोई गलती से, तो 50.2 को क्या बोलेगा, क्या समझ जाएगा? 52 समझ जाएगा। अगर हो जाती है ना बोलने में गलती, पॉइंट छूट जाता है बोलने टाइम में, या मिस्टेक कर जाता है आदमी बोलने में, या सुनने में गड़बड़ी हो जाती है, तो जैसे आप किसी बोल रहे हैं 50.2 तो उसको सुनाई क्या पड़ गया 52, तो देखो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 पॉइंट आपका टोटल 1.8 का गड़बड़ी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कैसे गलतियां होती है? व्हाइल मेकिंग द एंट्रीज इन फील्ड बुक, जब कोई फील्ड बुक में एंट्री कर रहा हो, ठीक है, तो सामने वाला बोल रहा है क्या 245, देखो 4545 बार बार आ रहा है, 5454 24, इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो अगर केयरलेस है, अगर आपका जो चेनमैन है वो केयरलेस है, तो 245 बोला गया, वो 254 समझ सकता है इसको। होती है ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन वाले जो है नंबरिंग होते हैं, जो कोई जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको आपने 245 की जगह 254 जो है रीडिंग लिख लिया आपके फील्ड बुक पे, तो गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रिकॉशंस है जिसको हम रखेंगे ग्राउंड पे, तब क्या है गलतियों से हम बच सकते हैं अगेंस्ट द एरर एंड मिस्टेक्स। एरर और मिस्टेक से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं चेनिंग करने टाइम, तो देखते हैं इसमें। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू गार्ड अगेंस्ट एरर एंड मिस्टेक्स। सबसे पहला, द पॉइंट वेयर द एरो इज फिक्स, जहां पे आपने एरो लगा दिया है वहां पे आप क्रॉस कर दोगे, जहां पे भी आपने एरो लगा दिया है वहां पे आप क्रॉस कर दोगे। बाई चांस अगर आपका एरो उस पोजीशन से हटता है, कभी कभी क्या होता है कुछ
इन्यूसेंस चीज़ें हो जाती है ग्राउंड पे। कोई सपोज करो कोई डॉगी आ गया, ठीक है, डॉगी का भगाने लगे, डॉगी भागने क्रम में आपका एरो ले गया तोड़ के एक आध, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अब आप जब दोबारा एरो लगाने गए तो आप कंफ्यूज कर गए कि यहाँ पे था कि यहाँ पे था। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जहाँ पे भी एरो लगाते हैं वहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, जहाँ पे भी एरो लगाए वहाँ पे क्रॉस कर दिए। तो उससे क्या होता है कि आपका एरर से बच सकते हो आप, जब एरो आपका डिस्प्लेस भी हो जाए तो भी आप उससे बच सकते हो। नेक्स्ट, द जीरो एंड ऑफ द चेन और टेप शुड बी प्रॉपरली हेल्ड, ठीक है ना। जहाँ पे भी आप चेन को पकड़ना शुरू किए हो, जहाँ से चेन आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसको बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ना होगा, ठीक है, ताकि कोई पुल ना हो, ज़्यादा सैगिंग ना हो, ठीक है, ज़्यादा इलोंगेशन ना आए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेनिंग, जब आप चेनिंग करते हो, द नंबर ऑफ एरोज कैरिड बाय द फॉलोअर्स एंड लीडर शुड ऑलवेज टैली विद द टोटल नंबर ऑफ एरोज। सपोज करो कि आप 10 एरो लेकर के गए थे ग्राउंड पे, ठीक है, उसमें से 6 ऐड हो गए, 6 आपका यूज हो गया, तो आपके पास 4 एरो बचने चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपका साथ है लीडर है, जो आपका चेनमैन है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि हम लोग कितना एरो लेकर के आए थे और कितना एरो आपके पास बचा हुआ है। मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, पता चला कि 6 एरो में से 5 ही एरो यूज हुआ था, 1 एरो कहीं मिसप्लेस हो गया, गिर गया, उसको भी आप काउंट करके चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हो जाते हैं ग्राउंड पे। जब आप सर्वे का लाइव करने जाओगे ना तब आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे गलतियां होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना कन्फ्यूजन लगता होगा कि आपको इतना आसान गलती कौन करता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। जब आप ग्राउंड पे जब सर्वे करते हो आप प्रैक्टिकली, कभी कॉलेज में जाओ आप तो सर्वे जरूर करना, सर्वे का प्रैक्टिकल जरूर करना आप, तब आपको समझ में आएगा कि कैसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है। नेक्स्ट, वेल नोटिंग द मेजरमेंट फ्रॉम द चेन, द टीच ऑफ द टैली शुड बी वेरीफाइड विद द रिस्पेक्ट टू द करेक्टेड इन। जब आप इंजीनियर चेन पढ़े थे तो आपको एक चीज ध्यान होगा, मैंने बोला था कि इंजीनियर चेन में क्या होता है कि एक साइड से रीडिंग 10 जो टैली लगी होती है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर पर लगी होती है। दूसरे साइड से भी टैली जो लगी होती है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर पर लगी होती है, ठीक है। अब अगर आप इधर से चल रहे हो तो 50 के बाद आपको 60 मिलेगा, लेकिन टैली किसका लगा है, 40 का लगा हुआ है। तो क्या हुआ, आप कोई चेयरमैन ने गलती कर दी, चेयरमैन ने भाई क्या गलती करी, वो इधर से गया और 40 वाले टैली को देखा और 40 रीडिंग रीड कर लिया, अपने कॉपी में नोट कर लिया, अपने फील्ड बुक में नोट कर लिया, जबकि वो था कितना, वो 60 था। अगर आप इधर से जा रहे थे तो वो 60 था, आप उधर से आते तब ना वो 40 था। इंजीनियर चेन को याद करो आप लोग, इंजीनियर चेन में जब टैली लगता था तो 40 तक टैली जाती थी, 50 पे सेंटर टैली होता था, फिर उधर से फिर 40, 30, 20 और 10 शुरू हो जाता था। तो अगर आप इधर से जाओगे तो 60 होगा, लेकिन इधर से आओगे तो 40 होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो जब आप टैली से रीडिंग मेजर नोट करो फील्ड बुक में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टैली किधर से शुरू हो रहा है ना, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द चेनमैन शुड कॉल द मेजरमेंट लाउडली एंड डिस्टिंक्टली एंड द सर्वर शुड रिपीट देम व्हाइल बुकिंग। जब चेनमैन रीडिंग को बोलेगा, सपोज करो उसने बोला 10, तो जो लिखने वाला है फील्ड बुक में वो भी बोलेगा 10, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को टैली करा के लिखेंगे, नहीं तो वही मिस्टेक होता है। 50.2 को सुनने में आ जाएगा 52, ठीक है ना। तो अगर अगला बंदा इधर से बोल रहा है, चेनमैन आपको बोल रहा है 50.2, तो जो फील्ड बुक पे नोट करने वाला है वो भी बोलेगा 50.2, ठीक है। तब उसको टैली कराया जाएगा, तब उसको नोट किया जाएगा, है ना। नहीं तो उसमें गलतियां हो जाती है। कैसे गलती हो जाती है, आपने बोला 50.2, सामने वाला सुन लिया 52 और उसने भी रिपीट नहीं किया, उसने भी फटाफट नोट कर लिया फील्ड बुक पे, तो लो हो गई गलती। चलो नेक्स्ट, मेजरमेंट शुड नॉट बी टेकन विद द टेप इन सस्पेंशन इन हाई विंड। आप जब कभी भी विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा चल रही हो, यानी ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही हो, तो उस केस में आपको टेप का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन होगा, ठीक है, सस्पेंशन होगा तो आपको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इन स्टेपिंग ऑपरेशन, इन स्टॉपिंग ऑपरेशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन। जब आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो या फिर कोई एलिवेशन पे आप चल रहे हो तो आपको उसी तरह से अपना कदम बढ़ाना है, उसी तरीके से आपका पेस रखना है। जिस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रखते हो उसी तरीके से आपको वर्टिकल ग्राउंड पे भी पेस को रखना है। जनरली क्या होता है, जब आप हाइट पे चलते हो तो छोटे छोटे कदम लेते हो, ठीक है, और जब आप ग्राउंड पे चलते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में चलते हो तो आप बड़े बड़े कदम लेते हो। तो जब आप पेसिंग से मेजरमेंट करोगे तो पता चला ग्राउंड पे ज़्यादा मेजर कर दिया और हाइट पे कम मेजर किए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको कि जब आप पेस लो तो इक्वली पेस लो। जितना आप हॉरिजॉन्टल पे पेस ले रहे हो उतना ही पेस आप वर्टिकल ग्राउंड यानी कि स्लोपिंग ग्राउंड पे भी लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
रेंजिंग शुड बी डन एक्यूरेटली, रेंजिंग जो है वो एक्यूरेटली डन मतलब आपको करना होगा। रेंजिंग मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रेंजिंग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करते हैं। रेंजिंग क्या काम आता है, इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने का काम आता है। और अगर आपने रेंजिंग को क्या किया, प्रॉपर्ली नहीं किया, इंटरमीडिएट पॉइंट आपको प्रॉपर्ली लोकेट नहीं होगा, और जब आपका इंटरमीडिएट पॉइंट प्रॉपर्ली लोकेट नहीं होगा तो आपका रीडिंग भी गड़बड़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो मेजरमेंट शुड बी टेकन विथ चेयर इन सस्पेंशन। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट आपको नहीं लेना है जब आप सस्पेंशन में हो, जब आपका चेयर क्या हो, सॉरी चेन क्या हो, आपका सस्पेंशन में हो। सस्पेंशन में, चेयर नहीं, सॉरी यहाँ पे चेन है, आप इसको सुधार लेना, ये यहाँ पे चेन है, चेयर नहीं है, चेन है। ठीक है, ये चेन है। ठीक है, तो चेन इन सस्पेंशन, जैसे अगर आप चेन को एक तरफ से होल्ड करते हो, दूसरा तरफ कोई होल्ड करता है, तो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण चेन में सस्पेंशन आता है। जब आप उसको लेकर कैसे ऐसे इस तरफ से लेते हो ना, कोई लंबी चीज को आप लेते हो, कोई रास्ता पकड़ा है आपने कभी दूसरी तरफ से, तो देखो जब आप रास्ता को पकड़ते हो तो क्या होता है, पहले वो सस्पेंशन में रहता है, इस तरीके से झूलता है वो रास्ता आपका। ठीक है, फिर जब आप उसको थोड़ा देर तक एक कांस्टेंट उससे फोर्स से रोक करके रखते हो तो फिर वो धीरे 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 स्लो होता है, फिर वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चेन में भी यही केस होता है, चेन में वेट होता है तो जो आप, और लंबाई भी होती है, तो जो आप इसको खींचते हो क्या होता है, उसमें सस्पेंशन आता है। तो सस्पेंशन के केस में आपको रीडिंग नहीं लेना है जब तक कि वो पूरे तरीके से स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, केयर शुड बी टेकन सो दैट द चेन इज प्रॉपर्ली एक्सटेंडेड। ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप चेन से मेजरमेंट कर रहे हो तो ना ही वो मुड़ा हुआ होना चाहिए चेन, और ना ही बहुत ज्यादा खींचा हुआ होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से एक प्रॉपर तरीके से खींचा होना चाहिए, बहुत ज्यादा खींचा हुआ भी नहीं और बहुत ज्यादा सैग किया हुआ भी नहीं। ठीक है, अब करेक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, चेन एंड टेप करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करते हैं अभी उसमें हम पढ़ेंगे चेन एंड टेप करेक्शन।